नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम एक कैपिटल गुड्स, ये जो सेगमेंट है या सेक्टर है, इसमें से एक कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्मॉल कैप कंपनी है ये, जिसका नाम है किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स। तो मैंने काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स पे काफ़ी डिटेल में अलग अलग जो वीडियोज़ है वो क्रिएट किए हैं। जैसे कि मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री पे किया है, इसके अलावा एग्रोकेमिकल से, स्पेशलिटी केमिकल से, या जो अलग अलग केमिकल स्टॉक्स है इस पर डिटेल में वीडियो क्रिएट किया है। एपीआई कंपनीज के बारे में बताया है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी अलग अलग वीडियोस क्रिएट किए हैं। एक 4 पार्ट की डिटेल सीरीज भी क्रिएट की है फार्मा की, जो आप जरूर देख सकते हो। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में भी काफ़ी अलग अलग जो कंपनीज है, जैसे कि शिवालिक बायोमेटल्स हो गया या परमानेंट मैग्नेट हो गया, इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग कंपनीज के बारे में डिटेल में वीडियो क्रिएट किए हैं। और रिसेंटली यदि आप देखोगे तो मैंने कैपिटल गुड्स में भी जो अलग अलग कंपनीज है, जैसे कि आप देखोगे तो BW इंजीनियरिंग है, एक माइक्रो कैप कंपनी है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो क्रिएट किया है। इसके अलावा एलिकॉन इंजीनियरिंग हो गया, किल्बन इंजीनियरिंग हो गया, और उसके बाद में हम आज के वीडियो में किर्लोस्कर न्यूमेटिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही जो डिटेल वीडियो क्रिएट किए हैं, लगभग वो 30 मिनट्स टू 1 आवर के वीडियो है। तो ये देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। और जरूर ये जो सारे डिटेल वीडियोज है वो आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो ये जो किर्लोस्कर न्यूमेटिक का वीडियो होगा उसमें हम कवर करेंगे कि ये जो कंपनी है वो कौन कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट्स में है, कौन कौन से सेगमेंट से उनको कितने रेवेन्यूज आते हैं। ये जो अलग अलग कॉम्प्रेसर्स बेसिकली वो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका क्या क्या यूसेज है, कंपनी ने उनकी बैलेंस शीट कैसे मेंटेन की है, मैनेजमेंट ने आगे जाके फ्यूचर में ग्रोथ का क्या गाइडेंस दिया है, ये इंडस्ट्री में क्या क्या कॉम्पिटिशन है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये काफ़ी एक डिटेल वीडियो होगा, तो जरूर ये जो वीडियो है वो आप कंप्लीट देखिए। तो किल्बन इंजीनियरिंग में यदि आप देखोगे एज अ बिजनेस मॉडल, तो वो कॉम्प्रेसर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कॉम्प्रेसर्स का यूसेज आप यदि देखोगे तो जनरली जो वो एयर होता है या अलग अलग जो गैसेस है उनको कॉम्प्रेस करने के लिए होता है। तो ये जो कंपनी है उसके बेसिकली 3 मेजर रेवेन्यू के सोर्सेस है, या 3 सेगमेंट से उनको रेवेन्यूज आते हैं। फर्स्ट हो गया एयर कॉम्प्रेसर्स, इससे कंपनी को लगभग 20 to 25% के रेवेन्यूज आते हैं। सेकेंड यदि आप देखोगे तो या गैस प्रोसेसिंग के जो पैकेजेस होते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है, जिससे कंपनी के हाईएस्ट रेवेन्यूज आते हैं वो लगभग 40% के हैं। और उनका जो थर्ड सेगमेंट है जिसमें वो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए जो कंप्रेसर्स है इनका मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिससे कंपनी के लगभग 20% के रेवेन्यूज आते हैं। और बाकी के जो 5% के जो रेवेन्यूज है वो अनअलोकेटेड है। मोस्टली ये जो रेवेन्यूज है उनके वो रोड रेलर ये जो सेगमेंट है उससे आते हैं। करंटली ये जो सेगमेंट है इसमें एक्चुअली ज़्यादा मार्जिन्स नहीं है, इसीलिए यदि आप टोटल कंसोलिडेटेड लेवल पे देखोगे कंपनी का एबिटा वो लगभग 14% का है। बट कॉम्प्रेसर्स जो एक्चुअली 90% ऑफ द रेवेन्यूज देता है टोटल रेवेन्यूज के, उसमें यदि आप एबिटा देखोगे तो वो लगभग 18% का है। तो जो अनअलोकेटेड सेगमेंट है रोड रेल का, तो वो एक्चुअली उसमें मार्जिन्स काफ़ी कम है, जिसकी वजह से कंपनी के जो टोटल ओवरऑल मार्जिन है वो यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। तो अभी हम 1 बाय 1 ऑल जो तीनों सेगमेंट्स है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो तीनों सेगमेंट्स है उसमें क्या क्या एप्लीकेशंस आ जाते हैं उनके कॉम्प्रेसर्स के। तो जो फर्स्ट सेगमेंट यदि आप देखोगे तो एयर कॉम्प्रेसर्स का सेगमेंट है। तो इसमें कंपनी का जो मोस्टली प्रेजेंस है वो डोमेस्टिक मार्केट्स में ही है, ज़्यादा कोई एक्सपोर्ट्स नहीं होता ये स्पेसिफिक सेगमेंट का। और यदि आप टोटल अपॉर्चुनिटी साइज देखोगे, मार्केट साइज देखोगे ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, एयर कॉम्प्रेसर्स का, तो ग्लोबली लगभग $80 बिलियन का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज है। बट कंपनी का जो फोकस है वो डोमेस्टिक मार्केट्स में ही है। एंड डोमेस्टिक मार्केट्स को कैटर करने के लिए यदि आप देखोगे तो ये कंपनी का एक ब्रांड है, उनको ब्रांड क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, इसके लिए सेल्स एंड सर्विस देनी पड़ती है, या कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। इसीलिए कंपनी के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि उनका जो ज़्यादा फोकस है ये पर्टिकुलर बिजनेस में वो नहीं करेंगे, बिकॉज ये इतना भी ईजी बिजनेस नहीं, इट इज़ बिट डिफिकल्ट बिजनेस। यदि आप एयर कॉम्प्रेसर्स के बिजनेस सेगमेंट में कॉम्पिटिशन देखोगे तो एटलास कॉपको करके एक कंपनी है, इसके अलावा इंगरसोल रैंड करके एक कॉम्पिटिटर है, एंड एलजी इक्विपमेंट्स है। तो जनरली ये 3-4 ही कॉम्पिटिटर मेजर कॉम्पिटिटर्स है एयर कॉम्प्रेसर ये सेगमेंट में। तो मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एयर कॉम्प्रेसर सेगमेंट में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, और उनका जो मेजर फोकस होगा वो गैस जो सिस्टम्स होती है या गैस प्रोसेसिंग अलग अलग वो इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जिससे कंपनी के फिलहाल में 40% के रेवेन्यूज आ रहे हैं। ये सेगमेंट में कंपनी कुछ एक्सपोर्ट भी करता है, जिसके बारे में आगे जाके देखेंगे। तो मेजर कंपनी का जो फोकस है वो सेगमेंट में होगा, ना कि एयर कंप्रेसर्स ये जो सेगमेंट है उसमें। एयर कंप्रेसर ये सेगमेंट में यदि आप देखो तो कंपनी की बेसिकली 3 टाइप के कंप्रेसर कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है।
फर्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स। इसके अलावा कंपनी स्क्रू टाइप के जो कंप्रेसर्स है उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसमें कंपनी ने रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च किए थे, उसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। और जो थर्ड आप देखोगे तो जो टाइप है कंपनी जो बेसिकली एयर कंप्रेसर्स ये सेगमेंट में मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका नाम है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स। तो ये जो तीनों डिविजन्स में अलग अलग कंप्रेसर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली एक जो कंप्रेसर है उसका लॉन्च किया था जिसका नाम है टेस्कैटलीपोका। तो यदि आप स्क्रू कंप्रेसर्स का एंड यूजर सेगमेंट देखोगे या एप्लीकेशन देखोगे तो वो सीमेंट इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ऑटो एंसिलरी, टेक्सटाइल, शुगर, प्लास्टिक्स, पैकेजिंग और ग्रेन सॉर्टिंग, ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन है। रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर्स है उसका जो यूसेज है वो ऑयल एंड गैस, केमिकल, फार्मा, फूड एंड बेवरेजेस, एयर सेपरेशन और इसके अलावा रेलवेज में भी इसका यूज होता है फॉर हाई प्रेशर ब्रेकिंग। और जो थर्ड एयर कंप्रेसर्स है जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स है इसका जो यूसेज है वो स्टील इंडस्ट्री, पावर, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस एंड इसके अलावा काफ़ी अलग अलग उसके डाइवर्स यूजेस हो सकते हैं। तो ये कंपनी का फर्स्ट सेगमेंट हो गया जिससे कंपनी के लगभग 20% के रेवेन्यूज आते हैं। अभी हम उनका जो सेकंड सेगमेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली उनके एयर कंडीशनिंग या जो रेफ्रिजरेशन अलग अलग यूनिट होते हैं इसमें इसका यूसेज होता है, जिससे कंपनी के लगभग अगेन 20% के रेवेन्यूज आते हैं। तो ये जो कंप्रेसर्स है उसका यदि आप यूसेज देखोगे तो फूड इंडस्ट्री में होता है या फूड प्रोसेसिंग में होता है, मीट इंडस्ट्री में होता है या इसके अलावा अमोनिया इंडस्ट्री में होता है या इसके अलावा कोल्ड चेन्स है या जो आइस फैक्ट्रीज है, इसमें ये जो जनरली कंप्रेसर्स है उनका यूसेज होता है। इसके अलावा यदि आप देखो तो इंडियन गवर्नमेंट का ये प्लान है कि 2025 तक जो टोटल यूरिया के इंपोर्ट्स है इंडिया में वो रिड्यूस करने हैं, ऑलमोस्ट जीरो करने हैं। और ये करने के लिए जो अमोनिया अलग अलग प्लांट्स है उनका लगना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये ऐसे जो सारे प्लांट्स है उसमें यदि आप देखोगे तो ये जो कंप्रेसर्स है सेकंड सेगमेंट के कंप्रेसर्स, इनका आगे जाके जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ सकता है। इसके अलावा ये जो सेगमेंट है उससे कंपनी कुछ एक्सपोर्ट्स भी करती है। टर्की में कंपनी ने कुछ एक्सपोर्ट्स किए थे। फिलीपाइंस में यदि आप देखोगे तो काफ़ी फिशरीज बेस्ड वो यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा बिजनेस है। तो यहाँ पर भी जो कोल्ड चेन्स है उसके लिए ये कंप्रेसर्स जो है वो कंपनी ने एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा मिडल ईस्ट में उन्होंने काफ़ी अलग अलग जो कंप्रेसर्स है ये सेगमेंट के लिए अमोनिया बेस्ड अलग अलग जो एप्लीकेशंस है उसके लिए एक्सपोर्ट किए हैं। यदि आप देखोगे तो फर्स्ट सेगमेंट यानी एयर कंप्रेसर्स और जो सेकेंड सेगमेंट यानी रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग बेस्ड जो कंप्रेसर्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी को लगभग 6 to 8 वीक्स का टाइम पीरियड लगता है। ये जो सेगमेंट है उसमें कंपनी ने रिसेंटली एक प्रोडक्ट का लॉन्च किया था या इंट्रोडक्शन किया था जिसका नाम है कियोन कंप्रेसर्स करके। तो ये जो कियोन कंप्रेसर्स है वो करंटली कंप्लीटली इंडिया में इंपोर्ट ही होते हैं जापान और यूरोपियन कंट्रीज से। और ये जो कंप्रेसर्स है इसका यदि आप मार्केट साइज देखोगे इन टर्म्स ऑफ रुपीज तो वो 100 to 300 करोड़ का मार्केट साइज है लगभग। एंड नंबर ऑफ कंप्रेसर्स देखोगे तो लगभग 800 to 1000 जो कंप्रेसर्स है वो पर ईयर में इसका टोटल डिमांड है। बट करंटली चैलेंज ये सेगमेंट में कंपनी को ये आ रहा है कि जो एग्जिस्टिंग जिसने भी जो जापानीज और यूरोपियन कंट्रीज से इंडियन जो कंपनीज है उन्होंने जो कंप्रेसर्स खरीदे हैं या इंपोर्ट किए हैं तो ये बहुत ही एक स्टिकी प्रोडक्ट है या हाई स्विचिंग कॉस्ट वाला प्रोडक्ट है। इसीलिए कंपनी को ये जो सेगमेंट्स है ये कंप्रेसर्स को लेके कियोन कंप्रेसर्स को लेके उनको लेके इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट करना काफ़ी डिफिकल्ट जा रहा है। बहुत ज़्यादा सेल्स करंटली नहीं है। आगे जाके हम देखते हैं कि कंपनी ये कियोन जो कंप्रेसर्स है जो न्यू कंप्रेसर्स का रेंज है इसको लेके कंपनी कैसे पेनिट्रेट कर पाती है। तो यदि आप ये जो कंप्रेसर्स है कियोन कंप्रेसर्स तो इसका जो एप्लीकेशन है वो डेयरीज में जाता है, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में जाता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी होता है। तो ये जो रेफ्रिजरेशन है या एयर कंडीशनिंग है ये उनका सेकेंड सेगमेंट हो गया जिससे कंपनी को लगभग 20% के रेवेन्यूज आते हैं। अभी हम उनके सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो गैस प्रोसेसिंग सिस्टम्स का है जिससे कंपनी को लगभग 40% के रेवेन्यूज आते हैं। तो ये जो बेसिकली सेगमेंट है इसमें दो टाइप्स के यहाँ पर आप देखोगे तो बाइफर्केशन आता है। फर्स्ट जो है वो अलग अलग जो एमएनसी कंपनीज है इनके लिए ये जो किर्लोस्कर न्यूमेटिक है वो अलग अलग सिस्टम्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जो कंप्लीट गैस रिलेटेड इकोसिस्टम है इसमें अपस्ट्रीम में किर्लोस्कर न्यूमेटिक का जो बेसिकली प्रेजेंस है वो गैस गैदरिंग सिस्टम्स में है, मिड स्ट्रीम में गैस प्रोसेसिंग में है एंड डाउन स्ट्रीम में गैस जो है उसको डिस्पैच करने के लिए अलग अलग जो कंप्रेसर सिस्टम्स होती है उसका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये उनका बेसिकली एमएनसी कंपनी बेस्ड एक बेसिकली पार्ट ऑफ बिजनेस हो गया। इसके अलावा जो सेकेंड इंटरेस्टिंग बिजनेस है यही सेगमेंट का यानी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम्स है या गैस प्रोसेसिंग सिस्टम्स है उसमें यदि आप देखो तो इंडिया में जो भी सीएनजी स्टेशन है इसमें से 50% ऑफ द जो स्टेशन है उसमें किर्लोस्कर न्यूमेटिक का जो कंप्रेसर है वो लगा हुआ है।
तो इसमें भी यदि आप देखोगे तो कंप्लीट जो सीएनजी बेस्ड सिस्टम है इंडिया में, उसमें दो टाइप्स आ जाते हैं। एक जो होता है वो मदर प्लांट्स होता है और जो दूसरा है वो डॉटर बेसिकली प्लांट्स होते हैं। तो जो मदर प्लांट्स होते हैं उसमें जो सीएनजी का जो पाइपलाइन है वो बेसिकली जो गैस स्टेशन है वहां तक पहुंचा हुआ है, और ये जो अलग अलग स्टेशन होते हैं मदर स्टेशन, इन तक जो गैस पहुंचता है पाइपलाइन से उसका जो प्रेशर है वो काफी कम होता है। बट व्हीकल्स में हम जो गैस यूज करते हैं, गैस बेस्ड अलग अलग कार्स होते हैं, तो उसमें जो प्रेशर जाता है वो लगभग 200 to 250 बार तक जाता है। तो जो लो प्रेशराइज गैस पाइपलाइन से आता है उसको कंप्रेस करने के लिए किर्लोस्कर न्यूमेटिक के जो कंप्रेसर्स है उनका यूसेज होता है, और यहाँ पर कंपनी का 50% ऑफ द मार्केट शेयर है यहाँ पर। और एक जो मेजर कॉम्पिटिटर है कंपनी के लिए वो एटलास कॉपको करके है। इसके अलावा डॉटर स्टेशंस का यदि आप देखोगे तो ये नया कंसेप्ट है इंडिया में, और पूरे ग्लोब में भी ज्यादा डॉटर स्टेशंस के लिए जो कंप्रेसर्स लगते हैं वो पूरी दुनिया में भी ज्यादा यूज नहीं होते हैं। तो पहले मैं आपको डॉटर स्टेशन का जो कंसेप्ट है वो बताता हूँ। तो जनरली क्या होता है कि जो हिली रीजन से या जहां तक जो पाइपलाइन से वो इजीली यहाँ पर पहुंच नहीं सकती, तो मदर स्टेशन से एक कैस्केड बनाया जाता है। वो कैस्केड को एक ट्रक पे रखा जाता है, एंड जो मदर स्टेशन है वहां से डॉटर स्टेशन तक ये जो ट्रक है वो ट्रैवल करके डॉटर स्टेशन में अगेन ये जो बेसिकली जो सीएनजी वो ट्रक ने लेके आया है वो यहाँ पर यूसेज होता है उसका, या उससे ही जो अलग अलग व्हीकल से उसमें सीएनजी फिल कराया जाता है। तो जब भी वो डॉटर स्टेशन में आता है अगेन उसको थोड़ा कॉम्प्रेस करना पड़ता है गैस के लिए, इसीलिए बूस्टर कॉम्प्रेसर्स जो है उसका यूसेज होता है। इसका स्पेसिफिक जो टर्म है वो हाइड्रा बूस्टर्स करके कहा जाता है। तो टोटल इंडिया में अपॉर्चुनिटी साइज यदि आप देखोगे तो 2013 में इंडिया में सिर्फ लगभग 800 सीएनजी स्टेशंस थे, जो 2023 तक लगभग 5000 के आसपास ये जो नंबर है वो पहुंच चुका है। एंड आगे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि इसको नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स में लगभग 10,000 जो सीएनजी स्टेशन है वहां तक पहुंचना है। तो यदि आप देखोगे तो पीएनजीआरबी जो बेसिकली गैस रिलेटेड जो रेगुलेटर है या एक गवर्नमेंट का बॉडी है, तो वो अलग अलग जो टेंडर्स है वो फ्लोट करती है, और इसमें जो अलग अलग कंपनीज है जो गैस बेस्ड कंपनीज है, जैसे कि आप देखो तो आईजीएल है, एमएनजीएल है, टोरेंट गैस करके और एक कंपनी है, ये अदानी गैस है। तो ये अलग अलग कंपनी उनको बिड करती है, और बाद में जो हाईएस्ट बिडर रहता है उसको ये बेसिकली अलग अलग जो गैस स्टेशन है उनका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो वो जो कंपनीज है वो बाद में जो किर्लोस्कर न्यूमेटिक जैसी कंपनीज है उनको अप्रोच करती है, एंड किर्लोस्कर न्यूमेटिक को अलग अलग जो कंप्रेसर्स है उनका ऑर्डर मिलता है, जिसमें किर्लोस्कर न्यूमेटिक का 50% का मार्केट शेयर है। यहाँ पर एक ही चैलेंज है कि जब भी गैस की प्राइजेस बढ़ जाती है, जैसे कि कोविड के बाद में हुआ था, उसके बाद ये जो बड़ी कंपनीज है वो उनका कैपेक्स थोड़ा स्लो डाउन कर देती है, बिकॉज तभी उनका जो मार्जिन है वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, और इसीलिए कैपेक्स भी स्लो डाउन हो जाता है, जिसका इफेक्ट जो है वो किर्लोस्कर न्यूमेटिक जैसे कंपनीज में आ सकता है। तो टोटल इंडिया में 5000 से 10,000 जब जो स्टेशंस बनेंगे या इंक्रीज होंगे सीएनजी स्टेशंस, तो यदि आप टोटल अपॉर्चुनिटी साइज देखोगे तो मदर जो सीएनजी स्टेशन है उनके लिए वो लगभग 7,800 करोड़ का अपॉर्चुनिटी होगा, और जो डॉटर स्टेशन है उसके लिए लगभग 3,800 करोड़ का अपॉर्चुनिटी है। तो टोटल यदि आप देखोगे तो लगभग 12,000 करोड़ का ये अपॉर्चुनिटी साइज होगा, और ये जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स के लिए है। तो पर ईयर में यदि आप अपॉर्चुनिटी साइज देखोगे तो लगभग 1200 करोड़ के आसपास आ जाता है। उसमें से 50% सपोज किर्लोस्कर न्यूमेटिक यहाँ पर उनका मार्केट शेयर मेंटेन करता है, तो 500 to 600 करोड़ का जो अपॉर्चुनिटी है वो कंपनी को फिलहाल में मिल सकता है। करंटली ये जो सेगमेंट इसमें थोड़ा चैलेंज चल रहा है। यदि आप टोटल ऑर्डर बुक देखोगे किर्लोस्कर न्यूमेटिक की तो वो 1450 करोड़ की है, और ये ऑर्डर बुक में कंपनी को जो मेजर डिवीजन है उनका गैस प्रोसेसिंग का, उसमें उनको सिर्फ 80 करोड़ के ही यहाँ पर जो ऑर्डर से वो मिले हैं, जो काफी कम है। यदि आप देखो तो ये जो सीएनजी के किट्स है तो पर किट का जो वैल्यू है या कॉस्ट है वो लगभग 1.2 to 1.5 करोड़ का है। कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी एग्जीक्यूशन करने का नंबर ऑफ किट्स का पर ईयर का वो लगभग 350 है, और जब भी उसका पीक टाइम चल रहा था, जब भी उनको अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे थे, तो कंपनी ने लगभग 250 किट्स जो है वो एक साल में मैन्युफैक्चर किए थे। लास्ट ईयर में ये रिड्यूस होकर 158 किट्स हो गए, और करंट ईयर में लगभग वो 100 किट्स के आसपास कंपनी यहाँ पर डिलीवर कर सकती है, क्योंकि डिमांड में काफी स्लो डाउन हो गया है ड्यू टू वेरियस रीजंस। और ये जो हाइड्रा बूस्टर्स है जो डॉटर स्टेशंस में लगने वाले हैं, उसमें पर कॉम्प्रेसर का जो टोटल यूनिट कॉस्ट होगा वो लगभग 45 to 55 करोड़ का होगा। ये काफी कम है कंपेयर टू जो मदर स्टेशंस में जाता है। तो मदर स्टेशन में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया,
जो टोटल सिस्टम का कॉस्ट है सीएनजी कंप्रेशन सिस्टम का वो लगभग 1.2 टू 1.5 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो यहाँ पे उनका पहले तो यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कंपनी जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाली है। क्यों करने वाली है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। तो एक तो यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, सेकेंड जो है वो इनिशियली जो हाइड्रा बेस्ड बूस्टर सिस्टम से जो डॉटर स्टेशन में जाएंगे उनमें टोटल जो मार्जिन है वो भी काफ़ी कम है कंपेयर टू मदर स्टेशन। कंपनी का ये बेसिकली मानना है कि आगे जाके मार्जिन जो है वो थोड़े बढ़ सकते हैं, बट इनिशियली मार्जिन में कुछ प्रेशर आ सकता है। तो कंपनी को पहले तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था ये हाइड्रा बेस्ड बूस्टर सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए, बिकॉज उसमें मार्जिन नहीं थे। बट कंपनी के जो क्लाइंट्स है जैसे कि MNGL है या IGL है या अदानी है या टोरेंट है, तो उनका ये बेसिकली कंपनी को सजेशन था कि ये मार्केट में कोई भी एक ऑर्गेनाइज प्लेयर, डोमिनेटिंग प्लेयर नहीं है। 14-15 प्लेयर्स का ये मार्केट है, बट कोई भी एक हाईएस्ट मार्केट शेयर किसी के पास भी नहीं है। एंड उनको किर्लोस्कर की कैपेबिलिटीज पता है या टेक्निकल कैपेबिलिटीज पता है, इसीलिए उनके कस्टमर्स या उनके क्लाइंट्स ने एडवाइस किया कि आप ये मार्केट में आओ एंड देन विल टेक दिस कंप्रेसर्स फ्रॉम यू। तो ये बेसिकली क्लाइंट के साइड से उनको डिमांड आई है, और ये यही शो करता है कि किर्लोस्कर का बेसिकली टेक्निकल कैपेबिलिटीज आर वेरी वेरी गुड। वो हम उनके आगे जाके R&D के स्पेंड्स में भी देखेंगे एंड टोटल मार्केट शेयर में भी देखेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस जो है उन पे ऊपर भी काम कर रही है। टोटल यदि आप देखोगे तो इंडिया में 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो बनाने का प्लान है। करंटली इंडिया में लगभग 50 ही प्लांट्स हो गए, तो काफ़ी एक एस्पिरेशनल बड़ा टारगेट है, उसको काफ़ी समय लग सकता है। बट यदि आप यहाँ पर टोटल कंप्रेसर्स का अपॉर्चुनिटी साइज देखोगे तो 2000 करोड़ टू 3000 करोड़ के आसपास हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, किर्लोस्कर न्यूमेटिक अलग अलग MNCs के लिए गैस प्रोसेसिंग के लिए अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उसमें पर जो सिस्टम है उसका टोटल जो स्पेंडिंग होगा या टोटल उसका अपॉर्चुनिटी साइज होगा वो 20 करोड़ से 150 करोड़ का होता है। इतना तो कंपनी को नहीं मिलता, उसमें से एक स्मॉल कंपोनेंट कंपनी को मिलता है। कंपनी काफ़ी एक्सपोर्ट भी करती है मिडल ईस्ट एंड अलग अलग कंट्रीज में जहाँ पर जो गैस एंड ऑयल रिलेटेड कैपेक्स चल रहा है। तो यदि आप टोटल यहाँ पर उसका वैल्यू चेन देखोगे तो इनिशियली किर्लोस्कर न्यूमेटिक जैसी कंपनीज आ जाती है, उसके बाद में OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो कंपनीज है वो आती है, एंड फाइनली क्लाइंट आ जाता है जिसको एक जो गैस सिस्टम से इसका रिक्वायरमेंट है। तो OEM जो बेसिकली क्या करते हैं वो अलग अलग उनके वेंडर्स होते हैं, कोई कंप्रेसर बनाता है, कोई बाकी अलग अलग सिस्टम बनाती है। तो OEM का काम यदि आप देखोगे तो वो बेसिकली जो उनके क्लाइंट्स है यानी जो गैस मैन्युफैक्चरिंग या गैस प्रोसेसिंग की जो बेसिकली प्लांट लग रहा है उसके लिए वो अलग अलग वेंडर आइडेंटिफाई करते हैं। किर्लोस्कर जैसे कंप्रेसर्स में हो गया और बाकी बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स रखती है, तो वो इंटीग्रेटर होता है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि जो किर्लोस्कर न्यूमेटिक जैसी जो कंपनी है वो एक कंप्रेसर सिस्टम्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उसका ही वो काम होता है कि क्लाइंट के साइट पे उसको जाके कमीशनिंग करना है। जो OEM है वो कमीशनिंग नहीं करता, जो किर्लोस्कर है वही यहाँ पर कमीशनिंग करता है। तो जो एंड इंडस्ट्री है या जो एंड कस्टमर है उसको भी किर्लोस्कर का बेसिकली जो ट्रस्ट फैक्टर है या टेक्निकल कैपेबिलिटीज है उनकी जानकारी है। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है जहाँ पर किर्लोस्कर ने उनके टेक्निकल कैपेबिलिटीज से, ब्रांड प्रेजेंस से ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा मार्केट शेयर जो है वो यहाँ पर उन्होंने गेन किया है। ये जो उनका सेगमेंट है इसमें कंपनी के पास लगभग 50% का मार्केट शेयर है। तो यहाँ पर करंटली इंडस्ट्री जो है उसमें थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, नया कैपेक्स इमीडिएटली कोई पुश नहीं कर रहा है, और इसी वजह से यदि आप देखोगे तो उनके ये सेगमेंट के जो रेवेन्यूज है वो भी आगे जाके थोड़े सबड्यूड हो सकते हैं। एक चैलेंज कंपनी के लिए ये हो सकता है कि करंटली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड बढ़ रहा है, जो शिफ्ट चल रहा है फ्रॉम बेसिकली IC इंजन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सपोज पेनिट्रेशन बहुत बढ़ जाता है नेक्स्ट 4-5-6 ईयर्स, विच आई पर्सनली डोंट थिंक बहुत इमीडिएटली यहाँ पर पेनिट्रेशन बढ़ेगा, बिकॉज चैलेंजेस भी है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है चार्जिंग के लिए, तो इसको काफ़ी समय लगता है। बट हाइपोथेटिकली इफ यू थिंक कि यहाँ पर इमीडिएटली नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स डिमांड बहुत बढ़ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो CNG स्टेशन है उनका डिमांड कम हो जाएगा या गैस का जो डिमांड है वो कम हो सकता है, और इसके वजह से जो नए कैपेक्स है IGL, MNGL या टोरेंट या अदानी के वो यहाँ पर काफ़ी रिड्यूस हो सकते हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है वो किर्लोस्कर न्यूमेटिक जैसी जो कंपनीज है उनके ऊपर आ सकता है। तो ये यहाँ पर एक थ्रेट है या यहाँ पर एक डाउनसाइड रिस्क हो सकता है। एट द अपोजिट साइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी प्लान किया है कि करंटली जो एनर्जी मिक्स में गैस का कंट्रीब्यूशन है वो लगभग less than 6% का है। तो आगे जाके टिल आई थिंक 2030
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि वो इंक्रीज करके 15% तक करना है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड भी है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड पॉजिटिव्स, निगेटिव्स एंड क्या वैल्यूएशन पे कंपनी जो है वो करंटली ट्रेड कर रही है। नाउ विल सी सम फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी ने कितने अच्छे तरीके से उनके जो फाइनेंशियल्स है वो यहाँ पर मेंटेन किए हैं। तो यदि पहले तो आप देखो तो R&D एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू लगभग वो 1% के आसपास है। तो उन्होंने उनके जो R&D है वो डिसेंटली यहाँ पर स्पेंड किया है नए नए जो प्रोडक्ट्स है वो डेवलप करने के लिए, और नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने करंटली लॉन्च भी किए थे। जैसे कि उन्होंने रिसेंटली कियोन स्क्रू करके जो प्रोडक्ट है उसका लॉन्च किया था, या टेस्कैटली पोका करके उनका एक जो सेंट्रीफ्यूगल बेस्ड एयर कंप्रेसर है उसका लॉन्च किया था। अलग अलग जो स्क्रूज है उनका लॉन्च किया था कंपनी ने। तो काफी अलग अलग जो प्रोडक्ट इनोवेशन है वो कंपनी करते रहती है, और कंपनी का R&D डिवीजन भी आप देखोगे तो काफी स्ट्रांग है, और इसका ही जो रिफ्लेक्शन है वो हमें उनके जो टोटल मार्केट शेयर है इसमें भी दिखाई देता है। टोटल यदि आप ऑर्डर बुक देखोगे कंपनी की, तो कंपनी के पास करंटली 1450 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो कंपनी ने ऑर्डर बुक भी काफी अच्छे तरीके से मेंटेन की है, डिस्पाइट उनका जो गैस सिस्टम्स या गैस प्रोसेसिंग सिस्टम्स का डिवीजन है, जो कंपनी का मेजर डिवीजन है जिससे कंपनी के 40% के रेवेन्यूज आते हैं, वो एक्चुअली में यहाँ पे स्लो डाउन में चल रहा है। कंपनी के जो एक्सपोर्ट्स है वो भी अफेक्ट हो चुके हैं ये करंटली फाइनेंशियल ईयर में 23 या 24 में। तो स्टिल कंपनी का जो ऑर्डर बुक है 1450 करोड़ का, आई थिंक दे हैव डन वेरी गुड ऑर्डर बुकिंग इन वेरियस सेगमेंट्स। एंड कंपनी का ये मानना है कि कंपनी को 1500 करोड़ तक के जो रेवेन्यूज है वो रीच करने के लिए यहाँ पर कोई भी नया कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए जो रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है वो लगभग 2000 करोड़ का दिया है। सो टू रीच 2000 करोड़ कंपनी को एडिशनल सिर्फ 200 करोड़ के जो एडिशनल कैपेक्स है उसकी उतनी ही जरूरत है। और करंटली कंपनी के बैलेंस शीट में यदि आप देखोगे तो लगभग 230 to 250 करोड़ का कैश अवेलेबल है। तो डिस्पाइट बीइंग अ इंजीनियरिंग कंपनी, जिसमें जनरली यदि आप देखोगे तो वो एक हैवी वर्किंग कैपिटल कंपनी होती है। यदि आप उनके टोटल वर्किंग कैपिटल देखोगे तो मुझे लगता है कंपनी हैज वेरी वेल मैनेज देयर वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म में भी कोई डेट नहीं है, लॉन्ग टर्म में भी कोई डेट नहीं, डेट फ्री कंपनी है। उसके ऊपर से कंपनी के पास कैश अवेलेबल है, विच मीन्स दे हैव डन वेरी वेरी वेल ऑन द एग्जीक्यूशन पार्ट। एंड उन्होंने जो ब्रांड क्रिएट किया है या अलग अलग मार्केट्स में उन्होंने पेनिट्रेशन किया है एक्सपोर्ट के लिए, सो दे हैव डन वेरी वेल एंड फाइनेंशियली भी कंपनी को काफी साउंड रखा है। यदि आप कंपनी के टोटल एबिटा मार्जिन देखोगे तो लगभग आपको वो 14% के आसपास दिखेंगे, बट दैट इज नॉट द ट्रू एबिटा मार्जिन, बिकॉज एक्चुअल में जो कंप्रेशन एज अ सेगमेंट है उसमें जो एबिटा मार्जिन है वो लगभग 18% के है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 5% ऑफ द जो रेवेन्यूज है कंपनी के वो अनअलोकेटेड सेगमेंट से आते हैं, और इसमें उनका रोड रेल करके एक पर्टिकुलरली एक सेगमेंट आ जाता है जो एक्चुअल में उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा हेवी डिप्रिसिएशन है। तो बिकॉज ऑफ दैट हेवी डिप्रिसिएशन ओवरऑल कंपनी की जो मार्जिन है वो 18% से रिड्यूस होकर 14% तक यहाँ पर आया है। मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंस दिया है कि ये जो रोड रेल करके जो सेगमेंट है उसको वो आगे जाके कोई जॉइंट वेंचर करने वाले हैं या सेल ऑफ करने वाले हैं, तो उसको कुछ समय लग सकता है। बट वंस द कंपनी गेट रीड ऑफ दिस अनअलोकेटेड बेसिकली एक्सपेंसेस, देन कंपनी की जो एबिटा मार्जिन है वो लगभग 18% तक यहाँ पर पहुंच सकते हैं, जो करंटली 14% के है। एंड एट द सेम टाइम कंपनी को 2000 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो रीच करने का यहाँ पर प्लान है इन नेक्स्ट 2 इयर्स, अलॉन्ग विद सम मार्जिन एक्सपेंशन फ्रॉम 14 to 18% ऑन एबिटा साइड। यदि आप कंपनी का ओवरऑल स्ट्रेटजी देखोगे तो कंपनी का मेजर जो फोकस है वो कंप्रेसर्स के मैन्युफैक्चरिंग में होता है, और बाकी जो अलग अलग पार्ट्स है वो कंपनी आउटसोर्स करती है। जैसे कि आप टोटल कंप्रेसर सिस्टम्स में देखोगे तो मेजर जो पार्ट होता है वो मोटर्स होता है या इंजन का होता है, तो ये जो बाकी पार्ट्स है उनका कंपनी आउटसोर्सिंग करती है। तो यदि टोटल उनके रॉ मटेरियल्स में देखोगे तो मेजर जो होता है वो स्टील आ जाता है, और मोटर्स के लिए यदि आप देखोगे तो कॉपर आ जाता है। इसके अलावा पिग आयरन हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ये अलग अलग ऐसे उनके जो रॉ मटेरियल्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो टोटल यदि आप फाइनली कंक्लूजन देखोगे ये कंपनी का, तो मुझे लगता है कि कंपनी ने काफी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन किया है। बैलेंस शीट काफी क्लीन है, यहाँ पर काफी कैश अवेलेबल है, और कंपनी को बहुत ज्यादा यहाँ पर कैश डिप्लॉयमेंट का भी जरूरत नहीं होता है। कंपनी के करंटली रेवेन्यूज लगभग 1200 करोड़ के हैं, तो टिल दे रीच 2000 करोड़ कंपनी को सिर्फ 200 करोड़ के ही एडिशनल कैपेक्स की जरूरत है। तो ये जो इंजीनियरिंग का सेगमेंट है या जो प्रोसेस इक्विपमेंट का सेगमेंट है, कंप्रेसर का सेगमेंट है, इसमें बहुत ज्यादा फिक्स असेट्स नहीं लगते हैं, प्लांट एंड मशीनरी लगता नहीं है ज्यादा, इसीलिए फिक्स असेट टर्नओवर यदि आप देखो तो 5 to 6 टाइम्स के आसपास होता है। कुछ कंपनी का यहाँ पर 7 to 10 टाइम्स भी होता है। यहाँ पर जनरली चैलेंज कहाँ पर आता है, वो वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट में आता है। एंड कंपनी ने विदाउट टेकिंग एनी डेट दे हैव मैनेज देयर वर्किंग कैपिटल, विच एक्चुअली शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी एंड विच ऑल्सो एक्चुअली शोज द स्ट्रेंथ ऑफ देयर टेक्निकल कैपेबिलिटीज। एंड जो ब्रांड उन्होंने क्रिएट किया है वो उनके मार्केट शेयर से भी दिखता है। तो ये सारी जो चीजें वो आपको स्टडी करनी चाहिए कि कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, ब्रांड प्रेजेंस क्या है, बैलेंस शीट उन्होंने कितना
अच्छी तरीके से मेंटेन की है, कितना डेट है कंपनी के पास, या आगे जाके वो कैसे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं एंड क्या यहाँ पर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स है। तो मुझे लगता है कंपनी अच्छा है बट वैल्यूएशन जो है वो थोड़े स्ट्रेच है करंटली। कंपनी आगे जाके थोड़ा अच्छा एग्जीक्यूशन करती है या उनको बेसिकली सीएनजी बेस्ड जो ऑर्डर्स है वो यहाँ पर फिर से मिलना चालू हो जाते हैं, जो करंटली काफ़ी रिड्यूस यहाँ पर हुआ है फ्रॉम 250 किट्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड करंटली ये ईयर में लगभग वो लेस देन 100 किट्स करेंगे। तो यहाँ पर यदि ये सेगमेंट में रिवाइवल आता है तो उनकी इमीडिएटली जो रेवेन्यूज है वहाँ पर बूस्ट मिल सकता है। तो करंटली किर्लोस्कर न्यूमेटिक में मेरा कोई भी होल्डिंग नहीं है, आई विल बी जस्ट वॉचिंग। सपोज मुझे अच्छे वैल्यूएशंस मिलते हैं देन आई माइट टेक अ एंट्री इनटू दिस। सो ये जो वीडियो है वो एक एजुकेशनल वीडियो है, यहाँ पर मैं कोई भी रिकमेंडेशंस या एडवाइजरी या टिप्स बेसिकली देता नहीं हूँ। इट इज़ जस्ट फॉर द एजुकेशन। आप ये जो डिटेल मैंने शेयर किए उनका यूज़ करके आप आपका खुद का जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट का वो ले सकते हो। हम इसी तरीके से माइक्रो कैप क्लब में भी कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस या कोई टिप्स नहीं देते हैं। ये बेसिकली हमारा एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम अलग अलग माइक्रो और स्मॉल साइज कंपनीज जो है उनका डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करते हैं, डिटेल में रिसर्च करते हैं, रिसर्च शेयर किया जाता है, अलग अलग मैनेजमेंट्स को हम हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं और उनसे हम अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, वो हमें उनके बिजनेस के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं। और ये जो सारा डेटा है वो हम हमारे सब्सक्राइबर्स या जो मेंबर्स है माइक्रो कैप क्लब के उनके साथ शेयर करते हैं एंड देन इंडिविजुअल जो मेंबर है वो उनका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है। तो यदि आपको एक हाई क्वालिटी प्लेटफॉर्म चाहिए होगा टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट डिफरेंट माइक्रो कैप्स, देन आप माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। करंटली माइक्रो कैप क्लब में मोर देन 450 मेंबर्स है। तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेबसाइट पे जाके आप सारे उसके जो डिटेल्स है वो देख सकते हो और रजिस्ट्रेशन एंड जो पेमेंट का प्रोसेस है वो आप कंप्लीटली ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। तो यदि आपको किर्लोस्कर न्यूमेटिक का एक डिटेल वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ये वीडियो क्रिएट करने के लिए काफ़ी एफर्ट लगता है, काफ़ी अलग अलग सोर्सेज से हम ये जो डेटा है वो कलेक्ट करते हैं और आपके सामने ये जो डेटा है वो प्रेजेंट करते हैं। तो जरूर ये जो वीडियोस है उनको लाइक करिए, आपके सारे फ्रेंड्स के साथ ये जो वीडियोस है वो जरूर शेयर कीजिए। और मैं 11 o'clock को हर सैटरडे को ऐसे डिटेल जो वीडियोस है वो शेयर करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियोस है उनको कंप्लीट देखिए और ऐसे वीडियोस को हर सैटरडे के लिए देखने को मत भूलिए।